एमकॉम की सभी छात्राओं का आज इस जीएसटी वीडियो सीरीज में स्वागत है। छात्राओं, सीरीज में हमने पढ़ा था, गत लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी सप्लाई किए जाने वाली वस्तु या सेवा का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। उसमें हमने देखा था कि जिस राशि का भुगतान किया जा रहा है उस राशि में कुछ आइटम हमने ऐड किए थे, कुछ हमने लेस किए थे और उन आइटम्स के बाद जो नेट मूल्य आया है, प्राप्त किया हमने, उसको सप्लाई का मूल्य माना था। लेकिन यदि सामान्य मूल्य का भुगतान नहीं किया जा रहा है, अर्थात आपने पेमेंट कैश में नहीं की है बल्कि उसके साथ आपने कुछ पुरानी वस्तु का अदला बदली या और नॉन मॉनेटरी सामान के रूप में आपने कोई पेमेंट या कंसिडरेशन का भुगतान किया है, तो उस परिस्थिति में आपूर्ति का मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसमें है, अब हम आज जो पढ़ेंगे उसमें विशिष्ट दशाओं में नियमों के आधार पर आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जब प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में न किया जाए तो उस दशा में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण किस प्रकार करेंगे। तो इस केस में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण के लिए नंबर एक, या तो हमारे पास खुले बाजार में उस आपूर्ति का मूल्य उपलब्ध हो तो हम खुले बाजार में उस आपूर्ति का जो भी मूल्य होगा उस मूल्य को लेंगे। बी पॉइंट के अंतर्गत यदि खुले बाजार में आपूर्ति का मूल्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में हमने कैश कंसिडरेशन के अलावा यदि कोई कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी के रूप में दी है, यानी हमने सपोज कोई चीज़ खरीदी है, उसमें कैश के अलावा हमने पुरानी वस्तु को अदला बदली में दिया है, तो उस केस में पुरानी वस्तु का मुद्रा में कितना मूल्य होगा, वो मूल्य प्लस कैश में जो भुगतान किया आपने वो मूल्य, दोनों का जोड़ करके उस वस्तु का आपूर्ति मूल्य माना जाएगा। सी पॉइंट है, यदि मान लीजिए आपको खुले बाजार का मूल्य उपलब्ध नहीं है और बी पॉइंट के अंतर्गत जो आपने खुले बाजार का मूल्य प्लस जो वस्तु अदला बदली की है उसका मूल्य जोड़कर जो मूल्य है वो भी उपलब्ध नहीं है, तो तीसरी दशा में है कि उसी प्रकार की जो वस्तु है वो बाजार में कितने में उपलब्ध हो रही है, अर्थात उसी किस्म उसी क्वालिटी की वस्तु जो है वो बाजार में कितने में उपलब्ध हो रही है। बाजार में जो भी आपूर्ति मूल्य होगा उस वस्तु का, उसी प्रकार की वस्तु का वो मूल्य लिया जाएगा। और यदि पहले पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट के अंतर्गत हमें मूल्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में चौथा विकल्प हमारे पास है कि हम नियम 30 और नियम 31 जो आगे पढ़ेंगे उन नियमों के तहत हम किस प्रकार से मूल्य निर्धारित करते हैं, उसी क्रम में उस वस्तु के मूल्य का निर्धारण होगा। तो इसको हम उदाहरण के जरिए हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि सपोज एक नई फ़ोन आपने 20,000 रुपये मूल्य में नया फ़ोन कैश में 20,000 रुपये दे रहे हो, उसके बदले में एक पुराना फ़ोन भी आप दे रहे हो, तो ऐसी दशा में पुराना फ़ोन जो है आपने दिया है उसकी कीमत हमें पता नहीं है, लेकिन नए फ़ोन का बाज़ार मूल्य जो है वो सपोज़ 24,000 रुपये है। आपने 20,000 रुपये दिए हैं, एक पुराना फ़ोन दिया है, लेकिन नए फ़ोन का जो बाज़ार मूल्य है वो 24,000 रुपये है। तो ऐसी दशा में इस आपूर्ति का जो मूल्य है वो 24,000 रुपये लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर सपोज मान लीजिए आपने एक कोई लैपटॉप ख़रीदा है जिसके लिए आपने 40,000 रुपये कैश का भुगतान किया है, प्लस उसके बदले में एक आपने आप जो प्राप्त करता है उससे एक प्रिंटर भी प्राप्त किया है। वो प्रिंटर प्राप्तकर्ता स्वयं मैन्युफैक्चरर है उस प्रिंट का, जिसको वो बाजार में 4,000 रुपये में बेच रहा है। तो और हमें लैपटॉप का बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में 40,000 रुपये जो नकद दिए हैं प्लस प्रिंटर जिसकी कीमत प्राप्त करता 4,000 रुपये में प्रिंटर बेच रहा है, तो आपूर्ति का मूल्य जो है वो आपका 44,000 रुपये लिया जाएगा।
इसी तरह हम एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं इसी क्रम में। जैसे मान लीजिए ए ने बी को एक कार जो है वो 15,000 रुपये के मूल्य पर कर रहित आपूर्ति की, 15,000 रुपये मूल्य प्रकार की नगद मूल्य पर आपूर्ति की, और बी ने उस कार की कंसिडरेशन के रूप में 15 लाख रुपए नकद प्लस उसके द्वारा स्कूटर्स का निर्माण किया जाता है, उस स्कूटर को भी कार के कंसिडरेशन के रूप में दिया। उस स्कूटर का जो मूल्य है वो 60,000 रुपये कर रहित मूल्य है। ठीक है, तो ये ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन कार की हुई है और बी ने कंसिडरेशन के रूप में 15 लाख रुपए नगद और प्लस 60,000 रुपये का स्कूटर उसको दिया। एक मिस्टर सी है, वो उसी प्रकार की कार को किसी अन्य व्यक्ति को 18,05,400 रुपये कर सहित, कर की दर जो है 18% है, कर सहित उपलब्ध करा रहे हैं, आपूर्ति की है उसने इस मूल्य पर। तो आपको जो केंद्रीय जीएसटी सेवा अधिनियम 2017 है उसके तहत आपको कार की आपूर्ति का मूल्य बताना है। ये भी मान लीजिए आप कि जो सी ने जो थर्ड व्यक्ति को कार की सप्लाई की है, तो सी और बी में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो जो कार का सी ने सी से मूल्य प्राप्त किया है, सी ने जो अन्य व्यक्ति से मूल्य प्राप्त किया है वो इंडिपेंडेंट मूल्य है। तो आपको उसकी कॉस्ट वैल्यू बतानी है कि ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई है कैश प्लस स्कूटर को मिलाकर कंसिडरेशन के रूप में, उसमें आपूर्ति का मूल्य क्या लिया जाएगा। और फिर बताना है कि आपूर्ति का मूल्य क्या होगा यदि हमें सी के द्वारा जो अन्य व्यक्ति को कार बेची गई है उसका बाजार मूल्य 18,05,400 रुपये अगर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में आपूर्ति का मूल्य क्या होगा। एक कंडीशन और ये भी है कि यदि सी लिमिटेड ने कोई कार जो है किसी अन्य व्यक्ति को ओपन मार्केट में 15,75,000 रुपये कर सहित मूल्य पर अगर उसने कार को बेची है, तो ऐसी दशा में आपको आपूर्ति का मूल्य बताना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा कि पहले हम निकालते हैं कि ओपन मार्केट में कार का मूल्य क्या है। तो ओपन मार्केट में हमने देखा कि बाजार में उसी प्रकार की उसी आइडेंटिकल कार को 18,05,000 रुपये कर सहित बेचा गया है। तो 18,05,000 रुपये में से आपको कितना कर उसमें जीएसटी शामिल है उसको अलग करना पड़ेगा। तो चूंकि मान लीजिए 100 रुपये किसी वस्तु का मूल्य है और 18% की दर से उस पर टैक्स जुड़ा है, तो 118 रुपये कर सहित मूल्य होगा। कर रहित मूल्य निकालने के लिए अपने को 100 को 18/118 का भाग देकर 18 से गुना और 118 का भाग देकर आप 18 रुपये टैक्स से निकाल लोगे तो आपको 100 रुपये कर रहित मूल्य आ जाएगा। इसी प्रकार से 18,05,400 रुपये में से कर की राशि ज्ञात करने के लिए आपको 18,05,400 गुना 18 भाग 118 करके जो टैक्स आएगा वो 2,75,400 रुपये आया है, और 18,05,400 रुपये में से 2,75,400 रुपये घटा दीजिए तो कार का मूल्य जो आएगा वो 15,30,000 रुपये कार का मूल्य आ जाएगा। तो इस केस में यदि चूंकि हमें बाजार में कार का मूल्य उपलब्ध है तो हम 15,30,000 रुपये कार का मूल्य लेंगे। और यदि बाजार में कार का मूल्य उपलब्ध नहीं है तो ऐसी दशा में सेकंड ऑप्शन आता है कि आपने जो कैश कंसिडरेशन दी है और जो आपने नॉन मॉनेटरी यानी स्कूटर आपने जो उसका साथ दिया है, तो नॉन मॉनेटरी वस्तु का मॉनेटरी मूल्य क्या है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 15 लाख रुपये सेकेंड परिस्थिति में 15 लाख रुपये नकद दिए और स्कूटर का जो नॉन मॉनेटरी आपने कंसिडरेशन दी है उसका मॉनेटरी मूल्य जो है वो 60,000 रुपये है।
तो कार की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ सप्लाई कार की, वो आपकी 15 लाख प्लस कार स्कूटर का मूल्य 60,000 रुपये, तो आपको 15,60,000 रुपये वैल्यू ऑफ कार सप्लाई ली जाएगी। और तीसरे केस में उसी प्रकार की वस्तु, उसी क्वालिटी की वस्तु जो है उसको 15,75,000 रुपये में सप्लाई की जा रही है। तो ऐसी दशा में थर्ड परिस्थिति में कार का जो मूल्य होगा वो 15,75,000 रुपये लिया जाएगा। तो ये परिस्थिति है कि जब हम किसी भी वस्तु की सप्लाई जो है वो कैश प्लस पार्टली नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के रूप में लेते हैं, तो आपको उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट हमने जो देखा कि सामान्य ट्रांजैक्शन के अलावा यदि कोई आपकी कंसिडरेशन कैश के अलावा अन्य रूप में भी आपने कंसिडरेशन दे रहे हो, तो जो भी नियमों में जो चीज़ दे रखी है, नियमों के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर से आपको ये जो पॉइंट है क्लियर हो गया होगा। ये मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है, एग्जांपल से आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यदि किसी कोई डाउट है तो मेरे से व्यक्तिगत संपर्क करके व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप सबने सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।